हाय फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, जिस हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आपके सभी एग्जाम के लिए, चाहे आपका CGSI सब इंस्पेक्टर के लिए, आपके SSC के हो, रेलवे के हो, SI के लिए हो, कोई भी एग्जाम हो, भारतीय संविधान का जो पॉलिटिक क्वेश्चन आपके सभी एग्जाम में महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन, और यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे। तो चलिए आज का क्वेश्चन है हमारा। तो आज हमारा पहला क्वेश्चन, भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित किसको राज्यों की सीमाओं को परिवर्तित करने की जो कि यहाँ पे शक्ति प्राप्त है? तो आपके संसद को, लोकसभा को, या सी है राष्ट्रपति को, या डी है सर्वोच्च न्यायालय को? तो इसका आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, संसद को। भारतीय संविधान के इसके अंतर्गत आपके संसद को इसमें से राज्यों के सीमाओं को परिवर्तित करने की यहाँ पे शक्ति इसको प्राप्त है। तो इसको संसद को प्राप्त है, जिसमें राज्यों की सीमाओं को यहाँ पे जो कि परिवर्तित करने के जो कि शक्ति प्राप्त है संसद को। तो इसका ये ऑप्शन याद रखिएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य व कितने संघ में राज्य बनाए थे? तो आपके इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे 14 राज्यों में 6 संघ राज्य में यहाँ पे संघ जो कि राज्य बनाए गए थे। तो यह आपके राज्य पुनर्गठन आयोग 1 नवंबर 1956 को यहाँ पे 14 राज्य और 6 संघ, इसमें जो कि यहाँ पे आपके संघ और राज्य बनाए गए थे आपके 1 नवंबर 1956 में, जो कि राज्य पुनर्गठन आयोग के साथ। तो इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान के निम्नांकित में किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? तो अनुच्छेद 1 में, अनुच्छेद 2 में, अनुच्छेद 3 या अनुच्छेद 4 में? तो इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अनुच्छेद 3 में, आपके संविधान के अनुच्छेद 3 में यह बताया गया है कि इसके अंतर्गत आपके भारतीय संसद को नया राज्य बनाने के इसमें अधिकार दिया गया है। तो यहाँ आपके भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 में जो कि इसमें बताया गया है आपके नए राज्य बनाने का अधिकार इसमें जो कि बताया गया है इस प्रावधान के अंतर्गत। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, नए राज्य के गठन या कर्व आउट की शक्ति निहित होती है, किसमें निहित होती है? संसद, राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद या राज्य पुनर्गठन आयोग में? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, संसद में। तो नए राज्य के गठन की शक्ति निहित होती है आपके संसद में। तो इसका ये ऑप्शन याद रखिएगा संसद नए राज्य के गठन कर सकती है, उनमें शक्ति होती है संसद में। तो इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन, निम्नलिखित संविधान में संशोधन में से किसके द्वारा सिक्किम को विध वन भारत संघ के एक पूर्ण राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया था? तो आपके 34वें, 35वें या 36वें या 37वें में? तो इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, 36वें। तो इनमें से आपके भारतीय संविधानों के जो कि आपके आपके 36 में इस संशोधन द्वारा सिक्किम राज्य को जो कि यहाँ पे भारत संघ में एक पूर्ण राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया था। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है तो राज्यों का समूह है, राज्यों का आपका कन्फेडरेशन है, या आपका राज्यों का फेडरेशन है, या राज्यों का यूनियन है? तो संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत आपका राज्यों का यूनियन है। तो इसका आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसे है? तो भारत के राष्ट्रपति को अधिकार है, या प्रधानमंत्री को अधिकार है, या संसद को, या डी है सर्वोच्च न्यायालय को? तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, संसद को। तो भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो आपके संसद को इसका अधिकार दिया गया, जिसमें आपके भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार दिया है संसद को। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया था तो 1950 में, 1953 में, 1956 में या 1961 में? ये क्वेश्चन जो कि हर बार इसको रिपीट किया जाता है। हाल ही में जो आपका जो RRC ग्रुप डी के एग्जाम थे उसको यहाँ पे हर शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा था। तो याद रखिए, आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया था 1953 में, जो कि यहाँ गठित किया गया था। तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया था? तो इसका ऑप्शन है 1956 में, 1960 में, 1962 में, 1978 में? तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। भाषाई आधार पर जो कि राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया था? तो सन 1956 में किया गया था। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, याद रखिएगा। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन 1956 में किया गया था। तो डाटा को याद रखिएगा, एग्जाम में डायरेक्ट पूछ देते हैं डाटा को।
भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है राष्ट्रपति द्वारा, रक्षा मंत्री द्वारा, गृह मंत्री द्वारा या प्रधानमंत्री द्वारा। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है राष्ट्रपति द्वारा। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के दो अलग केंद्र शासित प्रदेश घोषित करने के बाद भारत में कुल राज्यों की संख्या कितनी है? तो 27, 28, 30 या 29। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जम्मू और कश्मीर और लद्दाख को दो अलग केंद्र शासित प्रदेश घोषित करने के बाद भारत में कुल राज्यों की संख्या कितनी है? तो 28 है, याद रखिएगा। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12वां क्वेश्चन है, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? तो भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? तो आपका राजस्थान, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। तो भाषा के आधार पर सर्वप्रथम आपका इस राज्य का गठन किया गया था आंध्र प्रदेश का। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। तो इसका बी ऑप्शन आंध्र प्रदेश सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है जिसे पॉलिसी ऑफ डुअल सिटीजनशिप कहा जाता है? तो कनाडा, भारत, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आपके जो अमेरिका है जो कि यहाँ दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार करता है। तो यहाँ पे जो कि पॉलिसी डुअल सिटीजनशिप यहाँ लागू है। तो इसका डी ऑप्शन याद रखिएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। वनडे एग्जाम में इसको डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में नागरिकता के निम्नलिखित विशेषताओं में कौन सी सही है? तो राज्य तथा राष्ट्र की दोहरी नागरिकता, बी है राज्य की एकल नागरिकता, सी है संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता, या डी है भारत और अन्य देश की दोहरी नागरिकता। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता। यहाँ आपके भारत में यहाँ नागरिकता की जो कि यहाँ पे जो संपूर्ण भारत में एकल नागरिकता चलती है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ आपका जो कि कथन सही हो जाएगा। तो 14 का सी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15 क्वेश्चन है, नागरिक अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में कितने वर्ष बिताने होंगे? तो 5 वर्ष, 3 वर्ष, 7 वर्ष या 9 वर्ष। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 7 वर्ष। तो नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने, जो भारत में रहने के लिए आपसे बाहर से जो आए रहते हैं तो उनको यहाँ के जो नागरिकता पाने के लिए जो कि यहाँ पे भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में लगभग 7 वर्ष बिताने होंगे, तब आपको यहाँ का सिटीजनशिप मिलेगा भारत का। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ आपके 1955 के अंतर्गत इस नागरिकता अधिनियम के अंतर्गत जो कि यहाँ बताया गया। तो इसका सी ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कौन सा मंत्रालय भारत में नागरिकता से संबंधित है? तो संस्कृति मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, गृह मंत्रालय, या डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें जो गृह मंत्रालय है यह भारत में नागरिकता से संबंधित है। तो इसका सी ऑप्शन याद रखिएगा, वनडे एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। तो गृह मंत्रालय याद रखिएगा, भारत में नागरिकता से संबंधित है यह मंत्रालय। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार क्या है? तो आप वाद्य योग्य या लचीला है या कठोर है? तो इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। जो मौलिक अधिकार है आपका वाद्य है। तो वाद्य योग्य है आपका मौलिक अधिकार। तो इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में संविधान की मूल संरचना सिद्धांत या बुनियादी ढांचा सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित किस मुकदमे किया गया है? तो आपके गोपालनाथ बनाम पंजाब राज्य, सज्जन सिंह बनाम आपके राजस्थान राज्य, या केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, डी है शंकरी प्रसाद बनाम भारत का संघ। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना सिद्धांत बुनियादी ढांचा सिद्धांत का प्रतिपादन आपके किस मुकदमे से जो कि किया गया था? तो आपके केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य द्वारा इस मुकदमे में किया गया है। तो याद रखिएगा। तो इसका सी ऑप्शन, इसको कई बार एग्जाम में पूछा गया। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है? तो ये के मुंशी संविधान का प्रारूप बनाने वाले एक समिति के एक सदस्य थे। बी है संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान स्वीकार किया गया है। सी है बलवंत राय मेहता समिति रिपोर्ट 1957 में इसके द्वारा पंचायती राज की संस्तुति की गई है। डी है संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षण भारत का राष्ट्रपति है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें से आपका जो सही कथन नहीं है तो इसका डी ऑप्शन गलत हो जाएगा। भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक भारत का राष्ट्रपति है। तो यह आपका सही नहीं है। बाकी
आपके ए ऑप्शन के मुंशी संविधान का प्रारूप बनाने वाले समिति के एक सदस्य थे, आपका बिल्कुल सही है। बी कहता है संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान स्वीकार किया गया था, ये भी सही है। और सी है आपका बलवंत राय मेहता समिति रिपोर्ट 1957 में इसके द्वारा पंचायती राज की यहाँ पे स्थापना की गई थी या संस्तुति की गई थी। तो ए बी और सी जो कि इसका सही हो जाएगा, बाकी इसका डी गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित किसको नागरिक जो कि निम्नलिखित किस एक को नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक तथा भारत के संविधान का अभिभावक माना जाता है। तो आपका संसद को, महान्यायवादी, उच्चतम न्यायालय को या राष्ट्रपति को। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, उच्चतम न्यायालय को। इसमें से इसको आपके नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक तथा भारत संविधान का अभिभावक माना जाता है, उच्चतम न्यायालय को या सुप्रीम कोर्ट को। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 21वां क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। भारतीय संविधान का निम्नलिखित कौन सा अनुच्छेद यह आपका रीत करता है कि यह राज्य कोष में जो कि संपोषित कुओं, तालाबों, स्नान घाटों का प्रयोग करने से किसी भी नागरिक को वंचित नहीं किया जा सकता है। तो आपके अनुच्छेद 15 में बताया गया है, अनुच्छेद 14 या अनुच्छेद 16 या अनुच्छेद 17 में। तो अनुच्छेद आपके 14 में बताया गया है इसमें कि यहाँ पे राज्य में जो कि संपोषित कुओं, तालाबों, स्नान घाटों का प्रयोग किसी भी नागरिक को वंचित नहीं किया जा सकता। तो अनुच्छेद 14 में यह बताया गया है इस अनुच्छेद में। तो अनुच्छेद 14 याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया है। तो आपका इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 1978 में संविधान के 44वें संशोधन द्वारा आपके संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त किया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कई बार इसको एग्जाम में रिपीट किया गया है, तो याद रखिएगा संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया है। तो आपके 1978 के संविधान 44वें संशोधन द्वारा इसको समाप्त किया गया था। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित मतों में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है। तो भारत के सभी न्यायालयों को, संसद को, राष्ट्रपति को या सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय को। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें से आपका यहाँ इसमें बताया गया है तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों को यहाँ पे संविधान के मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति यहाँ पे दी गई है। तो इसका डी ऑप्शन सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को अधिकार दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है। तो आपका अनुच्छेद 14 में, अनुच्छेद 21 या अनुच्छेद 17 या अनुच्छेद 19 में। तो इसका आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। संविधान के आपके अनुच्छेद 17 में यह प्रावधान किया गया है, इसके द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में इसको रिपीट किया गया है। तो अनुच्छेद 17 याद रखिएगा जिसमें अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है। तो अनुच्छेद 17 सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं मौलिक अधिकार क्या है। तो अभी कभी भी निलंबित नहीं किया जा सकता है या प्रधानमंत्री के निर्देशों से निलंबित हो सकता है, या सी है राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित हो सकते हैं, या डी है आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। तो इसका डी ऑप्शन याद रखिएगा, सही हो जाएगा। मौलिक अधिकार क्या है, तो आपके आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इस यहाँ से आपके मौलिक अधिकार से जो भी क्वेश्चन जो कि पूछा ही जाता है, तो याद रखिएगा आपका 25 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। मौलिक अधिकार जो कि आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं मौलिक अधिकार को। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं इंटरनेशनल कन्वेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स के अनुच्छेद द्वारा बाल विवाह अधिकार को सुरक्षित किया गया है। तो 35, 24, 21 या 23 में। तो आपका इंटरनेशनल कन्वेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स के अनुच्छेद द्वारा 24 द्वारा बाल विवाह अधिकार को सुरक्षित किया गया है। तो आपके अनुच्छेद 24 में बताया गया कि बाल अधिकार को सुरक्षित किया गया है। तो इसका बी ऑप्शन याद रखिएगा 24। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित युग में कौन सा सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे मानव के दुर्व्यवहार तथा बलात् आपका अनुच्छेद 23, श्रम का प्रतिषेध आपका बी है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों में अनुच्छेद 29 संरक्षण, और आपका सी है संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में बताया गया है, और डी है शिक्षा संस्थाओं की स्थापना तथा करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें से आपका सुमेलित नहीं है, तो आपका डी इसमें से शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है आपका गलत हो जाएगा। बाकी इसका ए और बी और सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो मानव के दुर्व्यवहार और बालात् किस अनुच्छेद में बताया गया। तो अनुच्छेद 23 में बताया गया श्रम का प्रतिषेध, और बी में अल्पसंख्यक वर्गों में हितों में अनुच्छेद 29 में इसका संरक्षण का प्रावधान किया गया है, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में बताया गया। तो इसका ए, बी और सी सही आंसर हो जाएगा। बाकी आपका डी सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं
मस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार है एक आपका वैधानिक अधिकार, उपयुक्त में से कोई नहीं, मौलिक अधिकार या नैतिक अधिकार। तो इसमें से वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार उपयुक्त में से कोई भी नहीं है, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित एवं संचालित करने के विधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 30 में। तो अनुच्छेद 30 जिसमें भारतीय संविधान के इस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित एवं संचालित करने का अधिकार इसमें संरक्षण प्रदान किया गया है अनुच्छेद 30 में। तो यहाँ याद रखिएगा अनुच्छेद 30 में यहाँ बताया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे, वीडियो लंबा हो जाएगी इसलिए। तो हमारा 30 क्वेश्चन, मौलिक अधिकार में कौन सी बात की स्वतंत्रता नहीं है? तो आपका हड़ताल करने की आज़ादी, विचार व्यक्त करने की आज़ादी, शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने की आज़ादी, या डी है धरना देने की आज़ादी। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। मौलिक अधिकार में आपका जो कि हड़ताल करने की आज़ादी स्वतंत्र रूप से नहीं है, तो इसका डी आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी विचार व्यक्त करने की आज़ादी है, शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने की आज़ादी, धरना देने की आज़ादी है, तो बाकी आपका इसका ए ऑप्शन, इसका स्वतंत्रता नहीं है मौलिक अधिकार में। तो ये थे आपके पॉलिटी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके जितने भी क्वेश्चन कराया गया कोई ना कोई एग्जाम में जो कि इसको रिपीट किया गया, तो आपको जो आपके एग्जाम में आने वाले एग्जाम के लिए सब इंस्पेक्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सभी एग्जाम के लिए, चाहे सेंट्रल को स्टेट को, सभी एग्जाम के लिए पॉलिटी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कैसा लगा क्लास कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। अगर नया चैनल में नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।